Morning students, welcome to lecture 9th of बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। और पिछली बार हमने पढ़ा था कि डी फाउंडेशन के लिए कौन कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, अंडर रिम्ड फाउंडेशन और शाफ्ट फाउंडेशन के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द फाउंडेशन क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन तो किस किस वजह से होते हैं, तो आप डिस्प्ले में पॉइंट्स देख सकते होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल। जो सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसका जो नीचे जो सब सॉइल यानी नीचे की जो इंटरनल सॉइल है उसका अनइक्वल सेटलमेंट, उसकी वजह से भी फेलियर होता है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो स्लाइड है उसके अंदर सबको एक एक पॉइंट को हमने फुल्ली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट और उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से अनइक्वली सेटलमेंट होता है और किस तरीके से ये एक रीज़न बनता है फाउंडेशन के फेलियर का। फिर अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मैशनरी, ठीक है, मैशनरी वॉल्स और जो हमारे कंस्ट्रक्ट करते हैं उनका सेटलमेंट अच्छी तरीके से ना किया जाए तो। हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ एडजॉइनिंग द स्ट्रक्चर, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो उसमें किस तरीके से पार्ट निभाती है फेलियर के फाउंडेशन के अंदर। श्रिंकेज ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल बिलो द फाउंडेशन। श्रिंकेज जो होता है उसकी वजह से भी फेलियर होता है, उसके बारे में डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। लेटरल प्रेशर ऑन वॉल की, फिर एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लेटरल मोमेंट ऑफ सॉइल बिलो फाउंडेशन। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे जो फाउंडेशन के फेलियर में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन लोगों का रहता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो भाई अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सब सॉइल में लीड टू द क्रैक इन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो क्या है इसके अंदर कि भाई एंड द रोटेशन देयर ऑफ। अनइक्वल सेटलमेंट क्या करता है, क्रैक क्रिएट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर, और उनके रोटेशन में उनको हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, तो बीम हो गया, कॉलम हो गया, फिर स्लैब हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल कॉलम हो गए। तो अनइक्वल सेटलमेंट रहेगा तो सॉइल का तो क्या होगा, कॉलम ऊपर नीचे हो सकता है, बीम ऊपर नीचे हो सकता है और उसकी वजह से उसके अंदर रोटेशन यानी मोमेंट क्रिएट होगी। अब वहीं पे अगर कॉलम के अंदर मोमेंट क्रिएट होती है या उसको थोड़ी भी जगह मिलती है अपने आप को रोटेट करने की तो वो रोटेट करेगा और इतना सारा जो लोड है उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्ट्रक्चर का वो अनइवन होगा। और जैसे ही अगर वो स्ट्रक्चर अनइवन हुआ तो हमारे क्रैक्स पड़ना उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल में बी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म नेचर ऑफ सब सॉइल थ्रू आउट द फाउंडेशन। मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म नेचर ऑफ सब सॉइल थ्रू आउट द फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, तो भाई जो हमारी सॉइल है वो यूनिफॉर्मली परफॉर्म ना करे। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो भाई यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको, यूनिफॉर्म इज़ एन आइडियल वर्ड, समझिए कि वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, आपके पास दो एरिया हैं तो एक एरिया में आपको यूनिफॉर्मिटी मिल रही है तो वो दूसरी, अगर जो सॉइल का कंडीशन आपको वो एरिया में मिल रहा है और वही सॉइल का कंडीशन आपको दूसरे एरिया में मिल रहा है तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कंडीशन बोल सकते हैं। पर अगर आपके पास दो एरिया हैं और आपके पास एक एरिया में आपको जो सॉइल की कंडीशन अलग मिलती है और वहीं पे वही सेम एरिया के दूसरे एरिया में आपको सॉइल कंडीशन दूसरी मिलती है तो आपका जो सॉइल कंडीशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड है हमारा अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल स्ट्रेटा। अब जैसे ही क्या होता है कि अगर सेटलमेंट सॉइल का अच्छी तरीके से नहीं हुआ है फाउंडेशन के नीचे तो उसके अंदर होता क्या है कि भाई जो हमारा कॉलम के हमने जो जिस हिसाब से डिज़ाइन करा है, लोड कैपेसिटी बनाई है,
तो उसके अंदर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जो कॉलम पे हमको ज़्यादा लोड देना होता है तो वो कॉलम पे कम लोड आ जाता है, जिस तरीके से सॉइल सेटलमेंट होगा उस तरीके से। जैसे आप समझिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझिए ये एरिया है और यहाँ पे मैंने कॉलम डिज़ाइन करके रखा है। अब समझिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे मेरे को स्टेबल सॉइल नहीं मिला और यहाँ मैंने स्टेबिलाइजेशन निकाला सॉइल का, और ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने स्टेबलाइज किया है सॉइल का। अब यहाँ पे अनस्टेबल सॉइल मिली मुझे, तो होगा क्या कि जो हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉलम के लिए लोड डिज़ाइन करे थे वो हिसाब से इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जैसी कॉलम का रोटेशन इसको मिला तो सारे का सारा लोड क्या हो जाएगा, ये 6 कॉलम पे पड़ेगा, जिसकी वजह से अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ट्रांसफ़र होगा और अपने हिसाब से लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। अब जो लोड अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और जो कॉलेप्स होने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एसेंट्रिक लोडिंग, द फेलियर ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट कैन बी चेक्ड बाय resting the foundation on rigid strata such as rock and hard moram, or proper design of a basic base of footing so that it can resist cracking and limiting the pressure in the soil and avoiding eccentric loading। अब eccentric loading क्या होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अब eccentric loading मतलब क्या होता है, तो भाई जो भी लोड कॉलम या पाइल पे लगता है वो नॉन सिमेट्रिक होता है, किससे, विद रिस्पेक्ट टू उसकी सेंट्रल एक्सिस से। मैं आपको वापस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये चीज़। ये कॉलम है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है। तो इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादातर सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे ना होने की द्वारा यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन अनसीमेट्रिकली हो रहा है। अगर यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, सिमेट्री, जितना लोड यहाँ पे गिरेगा उतना, जितना लोड यहाँ पे आएगा उतना लोड यहाँ पे भी आएगा, पर यही सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पे आ जाती है यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा सारा लोड यहाँ पे आएगा और थोड़ा लोड यहाँ पे आएगा, मतलब इन इवन जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और ये चीज़ क्या प्रोवाइड करती है, ये चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, ये चीज़ प्रोड्यूस करती है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक लोडिंग, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि एसेंट्रिक लोडिंग इज इक्वल टू नॉन सिमेट्रिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम ऑन कॉलम और पाइल्स विथ रिस्पेक्ट टू इट सेंटर ऑफ एक्सिस, देयरफॉर इट प्रोड्यूस व्हाट, बेंडिंग मोमेंट। ये जो लाइन है बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, तो आपको क्या एसेंट्रिक लोडिंग समझने में आसानी रहेगी। वापस से मैं बता देता हूँ कि एसेंट्रिक लोडिंग इसको बोलते हैं कि आपका जो कॉलम है उस पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनसीमेट्रिक है, मतलब वो सीमेट्रिक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉलम किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कॉलम अपने आप को अपने आप के अंदर बेंडिंग मोमेंट अलाउ कर रहा है। अब बेंडिंग मोमेंट वो अलाउ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर कॉलम अपने आप के अंदर मोमेंट अलाउ कर रहा है तो क्या रहेगा, उसके अंदर क्रैकिंग के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बताया कि भाई किस तरीके से जो एसेंट्रिक लोडिंग है, द फेलियर ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट कैन बी चेक, मतलब अनइक्वल जो फाउंडेशन है उसको अब अनइक्वल है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं उसको अगर फाउंडेशन द रेस्टिंग द फाउंडेशन ऑन रिजिड स्ट्रेटा सच एस रॉक और मोरम, तो वो जो फाउंडेशन है हम उसको रिजिड स्ट्रेटा पे रख सकते हैं, उससे अपन को पता चल जाएगा कि फाउंडेशन कितना अनसीमेट्रिक है और सीमेट्रिक है, ठीक है। प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ अ बेस ऑफ फुटिंग सो दैट इट कैन रेजिस्ट क्रैकिंग, अच्छी तरीके से आप जो नीचे की फुटिंग है उसको आप डिज़ाइन करिए जिससे वो क्रैकिंग को रेजिस्ट कर पाए, मतलब सहन कर पाए, ठीक है। फिर लिमिटिंग द प्रेशर इन द सॉइल, मतलब जो प्रेशर लग रहा है तो एड मिक्सचर्स डाल के सॉइल के अंदर आप वो जो प्रेशर उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं, एयरवर्ड्स निकाल के प्रेशर्स भी रिलीज कर सकते हैं। और अपन को पता है कि भाई इसकी जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी उतनी है तो हमको क्या करना है, उतना ही हिसाब से उसको जो फाउंडेशन है हमको उस पर डिज़ाइन करना पड़ेगा।
और अवॉइड एसेंट्रिक लोडिंग, यानी अनसिमेट्रिक लोडिंग हमको प्रोवाइड नहीं करनी है। समझ में आया? बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि अनसिमेट्रिक लोडिंग प्रोवाइड हम करते हैं। अनसिमेट्रिक लोडिंग किस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं? तो भाई जैसे कि कभी कभी है ना, बिल्डर्स लोग क्या करते हैं कि बाहर के जो कॉलम्स है वो बड़े बनाते हैं, अंदर के कॉलम छोटे बनाते हैं, जिससे कि हम पैसा बचा सकें। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अनसीमेट्रिक लोडिंग अपन को मिलेगी, हर कॉलम में अलग अलग तरीके की लोडिंग मिलेगी, दैट इज अनसीमेट्रिक लोडिंग, मतलब एसेंट्रिक लोडिंग मिल रही है अपन को उसके अंदर। ठीक है, अब एसेंट्रिक लोडिंग मिल रही है तो वो चांसेस है कि जब भी अनसेटलमेंट जो सॉइल है हमारा अनसेटल्ड है रहेगा, तो जो हमारा कॉलम है उसके टूटने के चांसेस रह जाएंगे। पर ये अनसीमेट्रिक क्या बोलते हैं लोडिंग हम कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं? हम जहाँ पे हमको पता है कि भाई हार्ड स्ट्रेटा है और हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से कॉलम बिठा सकते हैं, तो हम वहाँ पे ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारा अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मशीनरी। ठीक है, एज स्टार्टेड अर्लियर, फाउंडेशन इंक्लूड द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर विच इज बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, हमने पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि फाउंडेशन इंक्लूड करता है थोड़ा पोर्शन स्ट्रक्चर का ग्राउंड लेवल के नीचे, जिसको अपन फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ मशीनरी सिचुएटेड बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द कंक्रीट फुटिंग। तो मशीनरी का जो पोर्शन रहता है वो किसके बीच में रहता है? कंक्रीट फुटिंग और ग्राउंड लेवल के बीच में हमारा जो मशीनरी का क्या बोलते हैं पोर्शन वो फिक्स रहता है। हैज़ मोटार जॉइंट विच में आइदर श्रिंक और कंप्रेस और लीन टू इनलिक्विडिटी सेटलमेंट ऑफ मशीनरी। अब जो फुटिंग है ये हमारी फुटिंग है, और यहाँ पे मैंने मोटा लगा दिया और फिर यहाँ से मैशनरी होना स्टार्ट हो गई, यानी यहाँ पे मैंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, दीवार बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दीवार बना देते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता चले। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो हमने मोटार लगाया है, तो उसके अंदर कभी कभी क्या आता है श्रिंकेज। मोटार क्या करता है, सूख मतलब जैसे कि समझो कि मेरे पास सीमेंट है, उसको मैंने वेट करा और वो ड्राई होगा तो वो क्या सिकुड़ेगा, अंदर सिकुड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनइक्वलिटी सेटलमेंट हमारे पास हम को मिलने के लिए देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब अनइक्वल सेटलमेंट अपन को देखने के लिए मिलेगा तो हमको क्या होगा कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमको क्रैक देखने के लिए मिले। ठीक है, जैसी अनइक्वलिटी कहीं पे आती है तो वहाँ पे अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर अनइक्वलिटी आई तो अपन को यही देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो हमारा क्रैक है उसमें जो हमारा फाउंडेशन है उसमें भी क्रैक आ सकता है, और हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्रैक मिल सकता है। ठीक है, दिस कुड बी चेक्ड बाय, और ये हम चेक कर सकते हैं किसकी वजह से, यूजिंग मोटार प्रॉपर्टी, मोटार ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ, मतलब हमको अच्छी तरीके से अच्छा मोटार यूज़ करना है जिसकी वजह से इसके अंदर श्रिंकेज ना है। ठीक है, यूजिंग थिन मोटार जॉइंट, हमको ज़्यादा मोटा मोटार, यानी आप बोलते हैं ना उसको मोटार को सिर्फ देखो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट, sand and aggregate and water. Clear? Four ingredients are very important in concrete, and if you are making RCC concrete then you have to have add in it reinforcement, like okay, but in mortar there are only mixture of cement, sand and water. ठीक है, तो आपको सिर्फ सीमेंट सैंड और उससे जो अपन नहीं प्लास्टर करते हैं तो उसमें मोटार यूज़ करते हैं। मोटार का मैं हिंदी वर्ड मेरे को अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग से निकल गया है। ठीक है, मोटार यानी वो पेस्ट ऑफ सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर। ठीक है, आप इतना ख्याल में रखिए। तो वो मोटार हमको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। उसका जो जॉइंट है हमको जो लेयर है मोटार की वो हमको थिन बनानी, पतली बनानी। रिस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ मशीनरी टू 1 मीटर पर डे
इफ लाइन मोटार इज यूज्ड एंड 1.5 पर डे इफ सीमेंट मोटार इज यूज्ड। ऐसा बोला है कि हमको हर रोज 1 मीटर जितनी ही वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, उससे ज़्यादा बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, क्योंकि उसकी वजह से जो लोडिंग है मोटार के बीच में एक्सपांशन और श्रिंकेज का जो प्रॉब्लम आएगा वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर लाइम मोटार है तो हमको 1 मीटर तक पर डे ही कंस्ट्रक्ट करना है, या और अगर उसके अंदर सीमेंट मोटार है तो हमको 1.5 मीटर तक हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा कोई करता नहीं है, लोग एक एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी वाल बना देते हैं, ठीक है। प्रॉपरली वाटरिंग करनी है मशीनरी के अंदर, ठीक है। अच्छी तरीके से उसको वाटर क्योरिंग करना है हमको, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी तरीके का जो वाइट्स है वो ना रह जाए, और अच्छी तरीके से पानी मिले तो जिसकी वजह से श्रिंकेज ना हो। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है सब सॉइल मॉइस्चर मूवमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा फुटिंग के साथ जो सॉइल रहता है, अगर उसका वाटर फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका वाटर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वाटर टेबल ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर श्रिंकेज पैदा होगा। अब श्रिंकेज पैदा होगा यानी आप समझो कि एक यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, एक फाउंडेशन है, ठीक है, एक फुटिंग है, ये समझो एक फुटिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर सॉइल है बहुत सारी, ठीक है। एक अभी एक्सपांड हो रही है, श्रिंक हो रही है, फिर एक्सपांड हो रही है, फिर श्रिंक हो रही है। तो इसका जो सॉइल का प्रेशर है वो किसके ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है फुटिंग के ऊपर, ठीक है। मॉइस्चर की वजह से, कि कभी वो मॉइस्चर की वजह से कभी वो उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है, और जैसे ही अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर क्या आ रहा है, उसकी जो स्वेलिंग है ना वो धीरे जा रही है। अब जो स्वेलिंग जाती है तो सॉइल प्रेशर रिलीज होता है, तो हाई सॉइल प्रेशर के कारण जो हमारी फुटिंग है, जो फाउंडेशन है, उसके अंदर क्या पड़ता है, क्रैक पड़ता है। और वो क्रैक हमारे जो स्ट्रक्चर में क्रैक आने के उसके लिए चांसेस है, वही इसके अंदर लिखा है। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द फुटिंग कोइजन व्हेन द सब सॉइल वाटर लेवल इज फ्लक्चुएटेड, व्हेन वाटर टेबल ड्रॉप डाउन, श्रिंकेज ऑफ सब सॉइल टेक प्लेस, ठीक है। श्रिंकेज पैदा होता है सब सॉइल के अंदर। ड्यू टू दिस देयर इज द लैक ऑफ सब सॉइल सपोर्ट टू द फुटिंग विच क्रैक रिजल्टिंग इन द क्रैक इन द बिल्डिंग्स, ठीक है। ड्यूरिंग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर द सॉइल रिजल्ट इन हाईली सॉइल प्रेशर, ठीक है। हाईली सॉइल प्रेशर के अंदर उसका रिजल्ट आता है, वो एज अ रिजल्ट अपन को हाई सॉइल प्रेशर मिलता है उसके अंदर। इफ द फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल टू रजिस्ट द स्वेलिंग प्रेशर, क्रैक आर इंड्यूस। और उसका जो स्ट्रक्चर है, हमारा फाउंडेशन है, वो उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया रहेगा, तो उसके अंदर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है लेटरल प्रेशर ऑन द वॉल। द वॉल ट्रांसमिट द लोड टू द फाउंडेशन में बी सब्जेक्टेड टू द लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर बोले तो वर्टिकल प्रेशर जो आता है वो from the pitch roof of the arc or wind action. Due to this foundation will be subjected to the moment, ठीक है। if the foundation has not been designed for such situation, it may be either overturned or by generation of tensile stress on one side and high compressive stress on other side of the footing, then it is seen that the foundation will be act as an क्रैक। फाउंडेशन को हम फाउंडेशन के अंदर हमको क्रैक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फाउंडेशन है, फुटिंग है, समझो, ठीक है। अब इसके अंदर वर्टिकल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर किसका, ये सॉरी पहले वॉल बनाना भूल गया मैं, वॉल का वर्टिकल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। ये वॉल है, ये फाउंडेशन है, ठीक है। अब वॉल का लेटरल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। वॉल का लेटरल प्रेशर इसके अंदर पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो सारा प्रेशर है फाउंडेशन पे उतर रहा है, ठीक है। अगर ये फाउंडेशन ये लेटरल प्रेशर लेने के लिए नहीं बनाया हो, अब लेटरल प्रेशर के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्ट करती है, ठीक है। पिच रूफ यानी हमारा जो डोर है उसका रूफ हो गया, कि रूफ बनाने में आ गया, या विंड प्रेशर हो गया, ठीक है, विंड एक्शन हो गया, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ लेटरल प्रेशर में एक्ट करती है, ठीक है। और वो जाके फाउंडेशन पे एक्ट करेगा। तो अगर इस तरीके से हिसाब से अपने ये नहीं बनाया होगा हमारा फाउंडेशन, तो क्या होगा, हमारे फाउंडेशन के अंदर आ जाएंगे क्रैक्स और हमारा फाउंडेशन हो जाएगा
फेल। ठीक है, तो इसलिए हमको अच्छी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ का और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ख्याल रखना है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू रेनफोर्समेंट। जो हमारे पास सलिए होते हैं ना, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होती है, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे जनरेट होती है? हमारे आरसीसी से। ठीक है, रेनफोर्समेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट से हमारे को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, कंक्रीट से आप बोल सकते हैं अपन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन दोनों का बैलेंस रखते हुए हमको लेटरल प्रेशर और वॉल क्रिएट करना है। ठीक है, अब लेटरल मूवमेंट ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ सबसॉइल। This is applicable to the very soft soil which is liable to move out or squeeze out laterally under the vertical load. Where specifically at the location where the ground is slopy, such a situation may also arise granular soil where a big pit is excavated in the near vicinity of the foundation. Due to such movement, excessive settlement take place on the structure, even collapse. If such a situation exists, sheet pile should be driven to prevent the lateral movement of the escape of the soil. अब क्या होता है, ये मेरी सॉइल है, ठीक है, मैंने इसके अंदर फाउंडेशन बनाया, पर ये सॉइल क्या है, हल्की है। तो क्या होगा, ये जो सॉइल है वो ऊपर आना चालू कर देगी और ये जो हमारा फाउंडेशन है वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। तो हो रहा क्या है कि लेटरल प्रेशर के कारण जो हमारा फाउंडेशन है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, जो सब सॉइल के नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो फाउंडेशन के अंदर क्या आ रहा है, मोमेंट आ रहा है। ठीक है, फाउंडेशन वर्टिकली नीचे जा रहा है, स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, अब उस वो क्या होगा, ये ऐसे सब है ना, अगर हमारे स्लोपी कंडीशन में अगर ये फाउंडेशन बनाते हैं और ऐसा होता है तो फाउंडेशन फेलियर हो जाता है, स्ट्रक्चर फेलियर अपन को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये, जैसे कि समझो ये पहाड़ है, यहाँ पे मेरे को फाउंडेशन बनाने का है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शीट पाइल प्रोवाइड कर दूँगा। समझ में आया? इस तरीके से पाइल अंदर घुसेड़ दूँगा और इसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दूँगा। तो कभी भी ऐसा क्या बोलते हैं, उसके अंदर ऐसा आता है तो शीट के अंदर प्रेशर आएगा, सब सॉइल अगर सॉइल के अंदर नमी आती है तो ये पाइल उसको थोड़ी देर में बचाने के लिए अपन को हेल्प करेगी। तो इस तरीके से जो है ना फाउंडेशन को हमको बनाना चाहिए, जिससे हम जो मोमेंट है उसको कंट्रोल कर पाए। एटमॉस्फेरिक एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, एट द बिहेवियर ऑफ फाउंडेशन में बी एडवर्सली इफेक्ट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एजेंट सच एज सन, विंड एंड रेन। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से जो हमारा फाउंडेशन वो एक्ट करता है, धूप के कारण, हवा के कारण और बारिश के कारण। इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज सैलो, मॉइस्चर मोमेंट ड्यू टू रेन और ड्राउट में बी कॉज ट्रबल। मतलब अगर हम शैलो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्लड आ सकता है या ड्राउट भी आ सकता है। तो हमको वो जो मॉइस्चर मोमेंट है वो हमको डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के अंदर देखने के लिए ट्रबल, हमको शैलो फाउंडेशन वहाँ पे ट्रबल कर सकता है। इफ़ द वाटर रिमेन स्टेगनेंट नियर द फाउंडेशन, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली डैम्प। अगर वाटर रिमेन मतलब वहाँ पे पानी की जमा हो ही रहा है, जमा पूंजी हो ही रही है कॉन्स्टेंटली, तो वहाँ पे जो हमारा फाउंडेशन है वो डैम्प की तरह यूज़ करेगा, मतलब एक्ट करेगा। मतलब जिसके अंदर क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन रहेगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। हैंस इट कैन बी ऑलवेज रिकमेंडेड प्रोवाइड सूटेबल प्लिंथ प्रोटेक्शन along the external wall by filling back the foundation trench with good soil and compacting it। मतलब हमको खोदो, फाउंडेशन के लिए ट्रेंच खोदो और उसके अंदर अच्छी तरीके से अच्छे सॉइल रीफिल करो और उसको कॉम्पैक्ट करो। ठीक है, फिर प्रोवाइड जेंटल ग्राउंड स्लोप अवे फ्रॉम द वॉल। जेंटली ग्राउंड स्लोप उसके अंदर प्रोवाइड करो वॉल के अंदर, जिससे सारा का सारा जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अच्छी तरीके से किसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर। प्रोवाइड अ नैरो एंड स्लोप स्ट्रिप ऑफ इम्परवियस मटेरियल। स्लोप स्ट्रिप और नैरो स्ट्रिप प्रोवाइड करें किसके अंदर, इम्परवियस मटेरियल के अंदर, सच एज लाइम, लेमन, सीमेंट, कॉन्क्रीट। अगर ऐसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना है, स्लोप स्ट्रिप प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर
अलोंग द एक्सटीरियर वॉल, मतलब एक्सटीरियर वॉल जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपको, जो इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर कोई गैप ना रहे, एयर वॉइड्स ना रहे और पानी की अंदर परमिट ना कर पाए, इसलिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर का भी हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। अब सेटिंग आउट फॉर फाउंडेशन ट्रिंच, 25 मिनट का समय हो गया है। ऐसा हो तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रखेंगे। आज के लिए कॉज ऑफ फाउंडेशन हमारा लास्ट टॉपिक रखते हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ आउट फाउंडेशन ट्रिंच हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सॉरी कल नहीं पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद ये टॉपिक फटाफट, ये 5 मिनट का टॉपिक रहेगा, इसको ख़त्म करने के बाद अपन लेंगे पाइल फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अच्छी तरीके से पढ़िए और देखते रहिए। अभी तक मैंने असाइनमेंट दिया नहीं है BCT का, एक साथ असाइनमेंट दूंगा मैं इसका, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आपको भी ट्रबल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू देखने के लिए, और नेक्स्ट टाइम मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।